देखिए ना, अब अफगानिस्तान के ऊपर हम फौरन अटैक कर देते हैं जैसे ही उनके लोग मिलते हैं नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से, क्योंकि अफगानिस्तान हमें डॉलर नहीं देता। अफगानिस्तान के साथ हमारे वहाँ हमारे हुक्मरानों के घर नहीं है, वहाँ पे हमारे वहाँ पे कारोबार नहीं है, हमारे बच्चे और फैमिलीज वहाँ पे नहीं रहते, और अफगानिस्तान को बहुत अमीर मुल्क नहीं है। तो इसलिए अफगानिस्तान पे हम फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि तुमने इंडियन से मुलाकात क्यों की। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को यूएई बेशुमार प्रोटोकॉल दे रहा है तो उसके ऊपर खामोशी है, बिल्कुल कोई इस पे बात नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान को ना इस पर एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और यूएई को ये बताना पड़ेगा कि हमारे शहरियों ने यूएई को बनाने में, उसको संवारने में, यहाँ तक पहुँचाने में अपनी ज़िंदगियाँ गला दी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यकमुश्त ये फैसला करें और लोगों को अपने मुल्क से बेदखल कर दें। हमारा वहाँ पे हक है, हमारे शहरियों ने ये जितना कुछ आज यूएई के अंदर आपको दिखाई देता है, इसमें जितना इंडियंस का हाथ है उससे ज़्यादा पाकिस्तानियों का हाथ है। पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया गल्फ़ ममालिक की तामीर और तरक्की में। हमने अपनी लेबर भेजी, अपने मेहनती लोग भेजे और सस्ती लेबर ने वहाँ पे जाकर बेहतरीन काम किया और ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अब जब ये मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता हो गए हैं तो वहाँ से अगर पाकिस्तानियों को बेदखल किया जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत की एक नाकामी है और ये एक खारजी ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर इस मामले को यहाँ पे ना रोका गया तो नादरीन, एक और खबर है, नवाज शरीफ ने अपने वज़रा को बुलाया। यानी वज़रा तो शहबाज शरीफ के है, काबीना शहबाज शरीफ की है, लेकिन नवाज शरीफ ने वज़ीरों को बुला लिया, उनके साथ डिस्कशन करनी है। खबरें मार्केट में ये चलाई जा रही है कि बजट के ऊपर डिस्कशन होगी। देखिए, नवाज शरीफ का बजट से कुछ लेना देना नहीं है, बजट से शहबाज शरीफ का भी कुछ लेना देना नहीं है। बजट IMF ने बनाना है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उसकी अप्रूवल देनी है कि जी ठीक है, ये बजट हमें मंजूर है, आप इसको पास कर दें, और फिर असेंबली ने उसको पास कर देना। नवाज शरीफ को बजट की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्होंने बजट में कुछ नहीं करना। ये जो मुलाकात हुई है ना, ये 28वीं आईनी तरमीम एक आ रही है और 28वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो करने जा रही है कि सियासतदानों के हमेशा के लिए हाथ और पाँव दोनों कट जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों पर डिस्कशन के लिए अपनी पार्टी को बुला रहे हैं कि अवाम के अंदर तो हमारी मकबूलियत है नहीं, पब्लिक में हम जा नहीं सकते, और अगर ये तरमीम भी हमने कर दी तो उसके बाद हमारे पल्ले क्या बचेगा। ये सोच सियासतदानों के अंदर आती तो होगी, लेकिन क्योंकि जूते इतने इन्होंने पॉलिश किए हैं, अब इनके पास इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। फजल रहमान साहब को एक मरतबा फिर मैदान में उतारा गया। उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने कत्ल किया तो जिम्मेदारी रियासत की होगी और तुम फंस चुके हो बहुत बुरी तरह, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा, और रियासत भी मैसूर हो चुकी है, लोगों को भी फंसा दिया है। तो फजल रहमान साहब, आप इसका हिस्सा थे। आपने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल नदीम अंजुम के कहने पर आपने बाकायदा सरबराही करके PMLN और पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को साथ मिलाकर लोटे बनाने के बाद अपने लठ बरदार बंदों को इस्लामाबाद के हाउसेस के ऊपर चढ़ाकर आपने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया था। आप भुगतिए, आपको इन्होंने कुछ नहीं दिया तो आप आजकल नाराज हैं। तो फजल रहमान साहब को लॉन्च किया गया है। नाराजगी क्या है, बस थोड़ा बहुत कुछ फजल रहमान साहब को मफाद मिल जाएगा तो उसके बाद वो चुप हो जाएंगे। अगर ज़्यादा रोला डालेंगे तो इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप मिल जाएगी, बलूचिस्तान में कुछ और मिल सकता है। इसके अलावा फजल रहमान साहब को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। बलूचिस्तान का मैंने तस्करा किया तो एक बहुत अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से आई हुई है। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और नाम है इनका डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर। उनके साथ प्रो वाइस चांसलर हैं जिनका नाम है सैयद मंसूर अहमद। ये दोनों अहबाब दीगर लोगों के साथ जबरी तौर पे लापता कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में ना अब ये एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है, लोग जबरी तौर पे लापता कर दिए जाते हैं और उसकी वजह से नफरत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, रियासत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, सबसे पहले अदलिया को आगे बढ़ के इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ वो किसी मुल्क के मफाद में नहीं होती, उल्टा उनका नुकसान होता है। वैसे जो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में है इसने तो नुकसान ही किया। ये एक डाटा जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये फैक्ट्स है, मैंने इनको चेक भी किया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में फरवरी 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी और उस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई गई, तो फरवरी 2022 के इख्तिताम तक जो यूनिट था बिजली का वो 15 रुपये 56 पैसे एवरेज गरीब आदमी का यूनिट था। आज वही गरीब आदमी का जो यूनिट है एवरेज, अभी सब्सिडीज भी ख़त्म की जाएंगी, बिजली की कीमत मजीद बढ़ाई जाएगी, वो इस वक्त जो उसकी प्राइस आ रही है वो 36 रुपये 84 पैसे आ रही है। यानी ये एक आम और गरीब आदमी के साथ जिसको थोड़ी बहुत सब्सिडी भी है उसके साथ ये कर दिया गया पाकिस्तान में, और लगातार पाकिस्तान के साथ यही किया जा रहा है। आज रात को ये खबर भी आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। भारत में 4 साल से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 150 रुपए से पेट्रोल बढ़ते बढ़ते 400 रुपए तक पहुंच गया इन 4 सालों में। यानी पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ वो दुगने से भी ज्यादा हो गया। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 130-40% तक हो गया। बल्कि अगर आज रात को दोबारा इजाफा हो जाता है ना तो पाकिस्तान में इजाफा 200% तक हो जाएगा। 200%।
पिछले 4 साल में आज इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 3% से भी कम है। 3%, 3% से भी कम इंडिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। लोगों ने वक्त डाल दिया है हुकूमत को, लोग तनकीद कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ये है इंडिया के अंदर अवाम की और हुकूमत की सूरत हाल। क्योंकि वहां पे हुकूमत अवाम के वोटों से आती है तो उन्हें डर लगता है अवाम से, और अवाम को ये कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे से वोट लेकर आते हैं, तो अवाम उनको फिर बताती भी है जब वो अवाम की मंशा के खिलाफ कोई फैसला करते हैं। तो नाजरीन, अब ये सूरत हाल है। इस वक्त भारत में 4 साल के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ, जो 3% से भी कम बनता है। तो उसके ऊपर इंडिया में शोर मच गया, जबकि पाकिस्तान में जितना मर्जी इजाफा कर लें कुछ नहीं होता। एक और खबर है नाजरीन, खबर यह है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और सबकी तवज्जो ये है कि वोट इकट्ठे किए जाए। हुकूमत अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 804 को वोट डालना चाहते हैं। कराक्रम हाईवे बंद है, लोअर कोहिस्तान, दासू और चलास के मकामात पे लैंडस्लाइडिंग हुई है और किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है। हुक्मरान जो हैं ये फ्लाइट्स के अंदर जाते हैं और जाकर वहां पे अपनी कंपेन करते हैं, लेकिन जो रास्ते बंद हैं, बाबू साहब टॉप भी बंद है अभी तक, वो 20 जून को जाके खुलता है, तो उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान से इनको वोट जरूर चाहिए, लेकिन उनकी आवाम का इनको एहसास नहीं है। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हैं, 1-2 मशीनें खड़ी हैं और वो काम ही नहीं कर पा रही, ये हालात हैं। तो तवज्जो इनकी सारी की सारी वोटों पे और हुकूमत बनाने पे। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत किसी ऐसी जमात की हो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे। वो हर हाल में वहाँ अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम में एक बात ये भी सामने आ रही है कि वोटरों की उम्र में इजाफा किया जाएगा। तो इन्हें लगता है कि ये 25 साल तक की उम्र में अगर वोटर वोट डालेगा तो शायद इमरान खान के वोट कम हो जाएंगे। तो ऐसा होना नहीं है। लोगों ने मजीद जिद में आके वोट डालने, और जो 25 साल से छोटी उम्र के होंगे ना, वो अपने घर के हर बंदे को पहुंचाएंगे फिर पोलिंग स्टेशन पे निकल के वोट डालो। तो ये उल्टा इनके गले में पड़ जाएगा अगर इन्होंने मजीद कम की वोटर्स की तादाद और उनकी उम्र में इन्होंने इजाफा किया। तो नाज़रीन, 11 नई शराइत दी हैं IMF ने, और उन सब पे पाकिस्तान को अब अमल करना पड़ेगा मौजूदा जो बजट है उसके अंदर। तो पाकिस्तानियों के ऊपर एक बड़ा बोझ आने वाला है। 2 और खबरें हैं छोटी छोटी, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो ये है कि स्टेट मिनिस्टर फॉर दाखिला तलाल चौधरी का एक स्टेटमेंट आया, और उसमें उन्होंने कहा, और ये रिकॉर्ड के ऊपर आपने स्टेटमेंट रखना है, जब मौका आएगा ना तो हम इसको दोबारा निकालेंगे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बिनाई 6/6 है, और ये स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड पे आ गया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आंख के अंदर कोई खराबी नहीं है, उनकी आंख बिल्कुल ठीक है, जो इलाज चाहिए वो हम कर रहे हैं। ये वजीर दाखिला स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है। अब अगर कुछ होगा तो जिम्मेदारी PMLN के कंधों पे, मौजूदा हुकूमत पे और उनकी कैबिनेट पे आएगी। आखिरी खबर नाज़रीन, अब ये खबर मैं अपने मुंह से पढ़ूंगा ना तो वो बुरा लगेगा। ये एक लेफ्टिनेंट साद बिन असद हैं, रिटायर्ड, ये DC कोयटा हुआ करते थे साबिक। इनके हवाले से आदिल बजरी साहब ने एक बात की है, जो मेंबर कौमी असेंबली। मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने कहा यार ये कैसा मुल्क है, ये मुल्क है, क्या बना दिया इन्होंने मुल्क को। बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है। खुदा का वास्ता अपने गिरबान में झांकें। आप लोगों को यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहनाए गए, आप लोगों को ये ओहदे इसलिए नहीं दिए गए, कौम अपना पेट काट के आपको तनख्वाहें इसलिए नहीं देती कि आप ये कंजर खाने खोलें पाकिस्तान में। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की कॉल जो है वो अभी तक कारकुनों में काम कर रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो रिपोर्टर्स थे ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी कि इमरान खान ने बुलाया तो हम इमरान खान के बुलाने पर आए हैं, हमें कोई लायामल दिया जाए और बताया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन होगी। लोगों को जो ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उस पर बहुत गम गुस्सा था, मादनियात के कब्जे के हवाले से लोगों के बड़े सवालात थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे इमरान खान साहब भी बात करते रहते हैं, और लोग उन्हीं चीज़ों के साथ जलसे में आए थे। लोगों को वहाँ मौजूद क़यादत में और उनकी तकरीरों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बताने वाला हूँ जो इस जलसे से रिलेटेड हैं, और ये फैक्ट्स पर मबनी है। ये चीज़ें आपको पसंद आए ना आए, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ये हुआ। इंतज़ामात बेहतर नहीं थे, जलसागाह में कचरा था, और वहाँ पे काफ़ी गट्टा मिट्टी थी, और बड़ी स्मेल थी, बदबू थी। ये चीज़ें नामुनासिब है। अगर आप मेहमानों को बुलाते हैं तो बेहतर जगह पे बंदोबस्त करना चाहिए था। एक और चीज़ ये है कि पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कुछ सहाफ़ियों ने मुझे यहाँ तक क्लेम किया कि अगर हम ज़्यादा ना बोलें तो आधे लोग तो पंजाब से आए हुए थे, और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस पर आलिया हमजा साहिबा का जो है वो बड़ी कोशिश है उनकी, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पंजाब से पहुँच गए हैं तो। और अडियाला जेल में भी पंजाब से ही ज़्यादा लोग आजकल जा रहे हैं।
रावलपिंडी में अडयाला जेल है, बहुत लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पंजाब की शमूलियत हैरानकुन हद तक ज़्यादा थी, कई किलोमीटर तक सड़कों पे लोग मौजूद थे और इसकी वीडियोस बाकायदा लोगों ने डाली है। बल्कि एक वीडियो मैं देख रहा था, रफ़ी ताहिर साहब ने उसको सोशल मीडिया पे लगाया। उसमें लगभग 1 किलोमीटर की वॉक है जलसागाह तक और उस वॉक के अंदर हर तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग चल फिर रहे हैं, जो जलसागाह की तरफ जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अलीमा खानम अपने भाई का बयान पहुंचाने की हद तक मुतहरिक रहती हैं और ये अपने भाई का बयान पहुंचाना कोई मारूसी सियासत नहीं है। अलीमा खानम ने ना तो कोई मेरी दानिश में कोई वज़ीर आला बनना है, ना वज़ीर आज़म बनना है और ना कोई वफाकी या सूबाई वज़ीर बनना है, ना वो गवर्नर बनने में दिलचस्पी लेंगी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने भाई का पैगाम इमरान खान साहब को फॉलो करने वाले लोगों तक पहुंचाना है। और ये कोई मारूसी सियासत नहीं है। मारूसी सियासत वो है जो गिलानियों के बच्चे, शरीफों के बच्चे, जरदारियों के बच्चे करते हैं, वो मारूसी सियासत कहलाती है। अब यही पैगाम अलीमा खानम जो है वो स्टेज पे जाके पहुंचा सकती थी, क्योंकि इस जलसागाह में जिसे सबसे ज़्यादा इज्जत दी लोगों ने वो अलीमा खानम थी। जो हसनैन रफ़ीक है, मेरी उनसे रिपोर्ट ही, उन्होंने कहा जी मेरे सामने वो आई हैं और जिस तरह लोगों ने उनको सर आंखों पे बिठाया खैबर पख्तूनख्वा में जलसागाह में, वो कहते जी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर जितना खुलकर अलीमा खानम बात करती है उतना कोई और करता भी नहीं है ना। वो बहुत खुल के साफ बात करती हैं कि मेरे भाई ने ये कहा, ये मैंने आवाम तक पहुंचा दिया। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था, या उन्हें खुद चाहिए था। अब यानी वो तो यही कह रही हैं कि जी मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहती, मेरा सियासत में ताल्लुक नहीं है, मेरी ड्यूटी अपने भाई के लिए है। तो सियासत के ऊपर पाबंदी भी नहीं हो सकती। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो सियासत करे। हाँ, जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर शहरी को सियासत में हिस्सा लेना भी चाहिए और उसका ये हक भी है। और अगर अलीमा खानम अपने भाई का पैगाम पहुंचाती तो कुछ गलत नहीं था, लोगों के लिए वो बड़ा पॉजिटिव होता। बहरहाल ये उनकी पार्टी का अपना फैसला है। एक चीज़ और है कि कोई सरप्राइज या लायामल जिसके बारे में दावा किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने कि मेरे पास सरप्राइज भी है और मैं कोई लायामल भी अनाउंस करूंगा कि अब करना क्या है, तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कोई लाइन ऑफ एक्शन कारकुनों को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कारकुनों में कुछ मायूसी थी। फिर कई लीडर जो हैं वो स्टेज के ऊपर आए तो अवाम ने नीचे से रद्द-ए-अमल भी दिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन नामुनासिब है। जिसमें कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, यानी मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा कि हुल्लड़बाजी हुई, बहुत नारेबाजी हुई और कारकुन जाना शुरू हो गए। अली बिन गंडापुर साहब की तकरीर चल रही थी, कुछ और लोगों की लोग जो है वो पिंडाल में से जूते उठा रहे थे। तो बहुत अजीब चीज़ें भी हमने वहाँ पे देखी जो नामुनासिब है। लेकिन ये पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है, ये तो क़यादत अच्छी तरह जानती है कि लोग क्यों मायूस हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस क़यादत से जो इमरान खान साहब के नाम पे इक़्तिदार में आई है। जानदार तकरीर किसकी थी इस पूरे जलसे के अंदर? तो एक बड़ी जानदार तकरीर जुनैद अकबर साहब ने की। उन्होंने कहा जी मुझे अपने इदारों पे फ़ख्र है, मगर क़यादत के हवाले से जो इदारों की क़यादत है उनसे वो प्रॉब्लम्स हैं, वो बता भी रहे थे। उन्होंने कहा हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानोगे तो मैं आपके शहीदों को शहीद नहीं मानूंगा। फिर असद कैसर साहब ने बड़ी एक तगड़ी तकरीर की, सलमान अकरम राजा साहब की अच्छी थी। और फिर भी ज़्यादातर ऐसा लगता था कि लोग यहाँ पे आए थे सिर्फ इमरान खान की कॉल के ऊपर, किसी और के लिए नहीं आए थे। फिर इमरान खान साहब अब क्या कहेंगे इस जलसे के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। इमरान खान के लिए यही एक ऑप्शन है कि लोग क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आए उनके बुलाने पर और सारा मीडिया इसकी गवाही दे रहा है, तो इमरान खान साहब को कौम का शुक्रिया ही अदा करना होगा कि पेशावर में कामयाब जलसा करने पर इमरान खान साहब कौम का शुक्रिया अदा करेंगे। क्योंकि लोगों को मजबूत रखना, उनको हौसला देना ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इमरान खान साहब यही करेंगे। ये नेगेटिव चीज़ें उन तक पहुँचेंगी ज़रूर, लेकिन वो इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये कि हमारा काम है चीज़ों को हाईलाइट करना, जो देखना वो बताना और दिखाना। तो वो हमने आपको बताया और वहाँ जो जर्नलिस्ट मौजूद थे फील्ड में उन्होंने भी बताया। अब नाज़रीन, एक और इशू उठाया गया और ये मैं चाहता हूँ मैं आपके सामने रखूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। यूएई में यानी दुबई में दो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सलमान रजा और जुनैद जहांगीर। ये वहाँ पे नाहक कैद हैं। इनके बारे में आवाज़ उठाई गई जलसे में और कहा गया जी 1 साल से इनको कैद रखा गया, इनकी फैमिली बहुत परेशान है। ये बात मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोगों ने भी बताई थी। तो मेरा एक सादा सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो अमाराती सफ़ीर हैं और उनसे टाइम लेना कोई मुश्किल भी नहीं है। मेरे जैसा सहाफ़ी चाहे अगर पाकिस्तान में मौजूद हूँ मैं, तो मैं अमाराती सफ़ीर से मुलाकात के लिए थोड़ी सी कोशिश करूँ तो मेरी मुलाकात हो जाए। और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उनकी मुलाकातें हो जाती हैं, सियासतदानों की मुलाकातें हो जाती हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब 1 साल हो गया है, उन्हें चाहिए था कि वो अमाराती सफ़ीर से मिलते और उन्हें कहते जी हमारे 2 लड़के गिरफ्तार किए हुए हैं और कोई केस भी नहीं चल रहा, कोई मामला पता ही नहीं चल